हाँ जी +2। तो बच्चों आगे पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम लोग खत्म कर चुके। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लो, सबसे पहले बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला रहता है RC डबल बॉन्ड OOH। R यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप और कैन बी एनी एराइल ग्रुप, एराइल भी हो सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन रख देता हूँ तो इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। या एक कार्बन का एसिड क्या होगा बेटे? मिथेनोइक एसिड। अगर मैं रख देता हूँ CH3 तो इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ बेंजीन रिंग तो इसको नाम दिया जाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है जी बच्चों, देन वी विल कॉल इट बेंजोइक एसिड। तो हम इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन और उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन एंड आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लो जी, प्रिपरेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन। सबसे पहली प्रिपरेशन बेटे बहुत आसान है, आप लोगों को आती भी है। सबसे पहली जो प्रिपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स। बहुत आसान प्रिपरेशन है, आती है, आप लोग पढ़ चुके। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो आप लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में पहले पढ़ चुके, एल्कोहल्स में एल्कोहल्स के चैप्टर में आप लोग पहले पढ़ चुके। तो प्राइमरी एल्कोहल से अगर मैं एसिड बनाना चाहता हूं, एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। बताया था आप लोगों को। मैंने प्राइमरी एल्कोहल ले लिया ROH, RCH2OH, RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल है। इसका हम लोगों को करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। इसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों को यहाँ पे लेना पड़ेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जानते हो आप लोग, या आप कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो। तो ये क्या करेगा बेटे? सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, अल्कोहल का डायरेक्ट एसिड बना देंगे, अल्कोहल का डायरेक्ट एसिड बना देंगे, डायरेक्ट एसिड बना देंगे अल्कोहल का। तो देखो एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, वैसे आप लोग जानते हो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। मैं लिख रहा हूं CH3OH, प्राइमरी अल्कोहल लिख दिया। लो ये ले लो, आप ये ले लो, CH2CH3 ले लो। क्या नाम है? इथेनॉल। इथेनॉल एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल गया आप लोगों को। KMnO4 एसिडिक ले लो बेटे या बेसिक ले लो, वो कोई चक्कर नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया मैंने, बेसिक कंडीशन ले ली। चाहे आप एसिडिक ले लो या बेसिक कंडीशन ले लो, KMnO4 की रिएक्शन जब मैं प्राइमरी अल्कोहल के साथ करवाऊंगा, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। एसिड में 2 ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा मिलेगा? C डबल बॉन्ड OH। अभी बताया था क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं एसिडिक कंडीशन ले लूंगा ना तो यहाँ पे डायरेक्टली एसिड बनेगा, लेकिन क्योंकि बेसिक कंडीशन दी है तो पहले एसिड बनेगा और फिर उस एसिड का बनेगा पोटेशियम सॉल्ट।
एकदम से एसिड नहीं बनेगा, पहले क्या बनेगा उसका पोटेशियम सॉल्ट। पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट बन गया तो अब पोटेशियम को रिप्लेस करना पड़ेगा मेरे को H+ के साथ, तो मेरे को सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। देखो अगर मैं कंडीशन ही एसिडिक ले लेता हूं फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, तब तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर मैंने बेसिक कंडीशन ले ली तो बेसिक कंडीशन में पहले उसका पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, और पोटेशियम सॉल्ट बनने के बाद देन वी हैव टू डू एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। लो समझ रहे हो, पोटेशियम प्लस को H+ रिप्लेस कर देगा और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ चुके आप लोग ये रिएक्शन सारी की सारी पहले। अगर लो बेंजाइल अल्कोहल का बेंजोइक एसिड बना दो, पेपर में आ गया बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर दो बेंजोइक एसिड में, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल बेंजल बेंजो याद होगा आप लोगों को, तो ये है CH2OH। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका, इसको क्या बोला जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैं बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन बेटे KMnO4 बेसिक कंडीशन में करवा देता हूं तो पहले इसका बनेगा पोटेशियम सॉल्ट। अरे सही है, पहले इसका बनेगा पोटेशियम सॉल्ट। लो जी, COO-K+, पहले इसका बनेगा पोटेशियम सॉल्ट। और पोटेशियम सॉल्ट के बाद हम लोगों को करनी होगी क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से बेंजोइक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से बेंजोइक एसिड में। लो जी, ये थी पहली प्रिपरेशन, बड़ी ही सिंपल सी प्रिपरेशन है, बहुत आसान है, आप लोगों को आती है बेटे, बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाँ जी, देखो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स, इनसे प्रिपरेशन करते हैं। सेकंड प्रिपरेशन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सेकंड प्रिपरेशन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। अरे एसिड क्लोराइड से हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लोगों ने हेलोजन डेरिवेटिव लिए हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के हेलोजन डेरिवेटिव लिए हुए हैं, RC+OCl, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। मैंने OH को हटा के उसकी जगह Cl लगाया हुआ है, तो हेलोजन डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के। करना कुछ नहीं है, पानी ऐड कर दो, वाटर ऐड करो और ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में। जस्ट वी हैव टू ऐड वाटर to convert this into carboxylic acid, RC+OH plus HCl, H+OH- ने रिप्लेस कर दिया Cl- को, और Cl- और H+ कंबाइन करके क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl निकल जाएगा। अरे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, चाहे यहाँ पे देखो मैंने ले लिया, ये ले लिया, लो C6H5C+OCl, क्या नाम है इसका, नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेटे आप पानी ऐड करो बेंजोइल क्लोराइड में, OH- Cl- को रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा और निकल जाएगा HCl, और क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये थी आपकी एसिड क्लोराइड से रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे भी बेसिक मीडियम ले लेता हूँ तो भी रिएक्शन होगी, लेकिन पहले एसिड का सॉल्ट बनेगा। देखो अगर ये रिएक्शन आप लोगों को यूं दे दी होती और एरो के ऊपर लिख देता ना एक्वस NaOH मीडियम दे दिया या KOH मीडियम दे दिया। अब देखो एक्वस कंडीशन है ना, तो इसका मतलब वाटर तो है साथ में, अरे वाटर तो है ना साथ में। अब ये क्या देगा, Na+ और OH- देगा, Na+ और OH- देगा। अब वाटर क्या करेगा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, लेकिन बेसिक कंडीशन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, C6H5COO-Na+, सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेटे एक ही चीज़ है, चाहे आप यहाँ पे लिख दो डाइल्यूट HCl इसकी जगह, या आप लिख दो डाइल्यूट H2SO4, एक ही चीज़ है, या ऐसे लिख दिया H+ विद H2O। इसको बोला जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा,
ये करने के बाद H प्लस रिप्लेस कर देगा Na प्लस को, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसे होगी फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। इसी में मैं ऐड कर देता हूँ यहीं पे, अलग से रिएक्शन करने की बजाय ना, मेरा कहने का मतलब है सेकेंड प्रिपरेशन में ही एक चीज और ऐड कर देता हूँ, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, यहीं पे कर लेते हैं लोग, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं बेटे, एनहाइड्राइड्स आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, एनहाइड्राइड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले डिटेल में बता चुका एनहाइड्राइड्स के बारे में। देखो जरा, एनहाइड्राइड्स, एसिटिक एसिड ले लिया मैंने, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लिए, ये मैंने एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड लिया है, आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो। 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े और यहां से निकल गया वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। अब जो कंपाउंड बन के आएगा उसको एनहाइड्राइड बोला जाएगा। C डबल बॉन्ड O, दिस ऑक्सीजन विल कंबाइंड विद दिस कार्बन, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम है भाई एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एक बात बताओ, मेरे को बनाने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, मेरे को बनानी है कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की ना, तो जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल का आपस में कंबाइन कर रहा हूं तो एनहाइड्राइड बन रहा है, तो एनहाइड्राइड में पानी ऐड कर देता हूं, सीधा सा तो गणित है, अरे सीधी सी चीज है ना। एनहाइड्राइड में वाटर ऐड कर देता हूं तो ये टूट जाएगा 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में। देखो कैसे, आप लिख लो पहले, लो मैंने बेंजोइक एसिड का एनहाइड्राइड ले लिया, बेंजोइक एसिड का एनहाइड्राइड ले लिया, क्या बोलूंगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। कुछ नहीं करना बेटे, पानी ऐड कर दो, वहां पे एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बना, चलो वो भी लिख दूंगा मैं नीचे, तो ये क्या बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड OOH, अरे H प्लस OH माइनस, ऐसे सोच लो आप कि ये ऐसे टूट जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस लेगा तो एक बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर OH माइनस जाके जुड़ेगा, मान लो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ऑक्सीजन पे माइनस आया, ऑक्सीजन माइनस ने H प्लस ले लिया तो ये बेंजोइक एसिड बन गया। कार्बन पे प्लस आया, कार्बन प्लस क्या लेगा, OH माइनस लेगा, तो दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक और बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, या देखो अब एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा था मैंने आप लोगों के सामने ना, वो कैसे लिखा जाएगा, वो यूं लिखा जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। आप क्या करो, इसमें वाटर ऐड कर दो, वाटर ऐड किया तो एक तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया ये, और दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया ये, लो। तो ये भी एक प्रिपरेशन की ही रिएक्शन है कि एनहाइड्राइड में पानी ऐड कर दो, एसिड क्लोराइड में पानी ऐड कर दो, एनहाइड्राइड में पानी ऐड कर दो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई थिंक ये रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। सही है, थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड रिएक्शन भी बहुत बार पढ़ चुके आप लोग, फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दो बेटे, एस्टर में भी पानी डाल दो तो वो किस में टूटेगा, एसिड और अल्कोहल में। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब आपस में जुड़ते हैं, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है बाहर और बन जाता है एस्टर। क्या बन जाता है, एस्टर। तो एस्टर में पानी डाल दो ना, अरे एस्टर में वाटर ऐड कर दो ना, तो किस में टूट जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में, और इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हो जाएगी। आई थिंक मेरी बात समझ रहे हो आप। एग्जाम्पल देके बताता हूं, देखो लो मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, नाम है मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। एस्टर है, एस्टर क्या फॉर्मूला होता है, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR।
ठीक है ना। एस्टर में पानी का मॉलिक्यूल ऐड कर दो, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रहेगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, तो बेटे टूट जाएगा ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ से, और क्या होगा, एक तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल मिलेगा और एक मिथेनॉल का मॉलिक्यूल मिलेगा। एक एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस H+ ले लेगा, तो बन गया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक तो मिल गया एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या मिल जाएगा, मिथेनॉल का मॉलिक्यूल, दूसरा मिल जाएगा मिथेनॉल। ठीक है, ये है एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एस्टर का हाइड्रोलिसिस। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। फोर्थ जो रिएक्शन है वो है बेटे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। एल्काइल बेंजीन से नॉट अल्कोहल सॉरी, एल्काइल बेंजीन से हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, एल्काइल बेंजीन से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। लो, एल्काइल बेंजीन कैसे लिखा जाएगा, यूं लिखा जाएगा एल्काइल बेंजीन। कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं मैं मिथाइल बेंजीन लिख देता हूं, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक है। लेकिन जो बेंजाइलिक कार्बन है ना, वहां पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। बेंजाइलिक कार्बन ये होता है, इसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। मैं एग्जांपल देके क्लियर करता हूं आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लो भाई, KMnO4 के साथ हम लोगों को रिएक्शन करवानी होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवानी होगी बेटे, ठीक। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, इसको मैं क्या बोलूँगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलूँगा। तो बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो ये इस बेंजाइलिक कार्बन को ही ऑक्सीडाइज करेगा, बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा और इसका ऑक्सीडेशन करके बना देगा बेंजोइक एसिड। लेकिन क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेंजोइक एसिड का क्या बनेगा, मैंने बताया आप लोगों को, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है जी। उसके बाद हम लोगों को करना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। देखो, एक रिएक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, एल्काइल बेंजीन का ये एक एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ। मैंने ये ले लिया बेटे CH2CH3। देखो, अब ये क्या था, टॉल्वीन था, अरे टॉलिन था ना, या मैं इसको क्या बोल दूंगा, मिथाइल बेंजीन बोल दूंगा, या मैं इसको बोल दूंगा मिथाइल बेंजीन बोल दूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये है इथाइल बेंजीन, ये है इथाइल बेंजीन, और एरो के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ मिल गया KMnO4 विद KOH रिएक्शन करो। बच्चों, रिंग के ऊपर ना ध्यान रखना, इस रिएक्शन में कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो, दैट डजंट मैटर। ये है ना, जो यहाँ जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये सिर्फ इस बेंजाइलिक कार्बन को ही ऑक्सीडाइज करेगा। बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना जरूरी है, बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना जरूरी है, बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर, मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात बार बार, इसको ध्यान रख लो, बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होगा तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मैं अभी एक रिएक्शन आप लोगों को लिख के बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। देखो, तो अब ये रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीडाइज करेगा बेंजाइलिक कार्बन को, और बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा दिस पोटेशियम सॉल्ट, और उसके बाद क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है जी। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो जहां पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, जहां पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। लो, लो देखो, मैंने लिखा ये
टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, अरे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर मैं एरो पे लिख देता हूँ ना यहाँ KMnO4 विद बेसिक कंडीशन एंड हीटिंग समथिंग कुछ लाइक दिस, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा? नहीं है, इसका ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन के पास नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन होने के लिए इसके पास कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना जरूरी है, हाइड्रोजन होना जरूरी है। ये देखो मैंने ले लिया ये CH3 और H, अब बेंजाइलिक हाइड्रोजन है इसके पास, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब ले लो आप क्या KMnO4 और KOH, और ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीडाइज करके इसका ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O माइनस एंड पोटेशियम सॉल्ट, और फिर आप लोग जानते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एल्काइल बेंजीन की रिएक्शन हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाएंगे और वहां से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कंडीशन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर नहीं होगा बेंजाइलिक हाइड्रोजन तो समझो रिएक्शन नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे। अभी देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशंस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो बताने जा रहा हूँ। 2 रिएक्शंस बची हैं प्रिपरेशन में, 4 मैं आप लोगों को करवा चुका, टोटल 6 रिएक्शन करवानी है मेरे को प्रिपरेशन में। तो अभी मैं फिफ्थ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आप लोग जानते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, तो यहाँ से बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहाँ से बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। देखो कैसे, लो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, आप लोगों को पता है इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कोई नई बात नहीं है। और ये मैंने CO2 लिख दी, CO2 लीनियर होगा, CO2 का मॉलिक्यूल, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑक्सीजन पे आएगा डेल माइनस, कार्बन पे आएगा डेल प्लस, ऑक्सीजन पे आएगा डेल माइनस, कार्बन पे आएगा डेल माइनस, मैग्नीशियम पे आएगा डेल प्लस, और ये माइनस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। इसने ऐसे क्यों अटैक किया, अभी वो मैं पूरी रामायण आप लोगों को नहीं समझा सकता। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि मैं पहले समझा चुका, मैं बता चुका आप लोगों को कि कार्बन और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर डेल माइनस आएगा और मैग्नीशियम पे डेल प्लस आएगा, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर जाके। कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, और ये यहाँ अटैक करेगा और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। अब हम लोगों को करना क्या है, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आप लोग जानते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब देखना ये कैसे जुड़ेगा, ये यहाँ से CH3 माइनस की फॉर्म में निकला है और CH3 माइनस जाके कार्बन पे जुड़ गया, तो कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन माइनस, और इसके साथ जुड़ गया आके CH3, ये CH3 माइनस कार्बन प्लस के साथ जुड़ गया, और ये क्या बचा MgBr प्लस की फॉर्म में पड़ा रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करते होते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो H प्लस ले लेगा, तो बन गया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, अरे बना एसिटिक एसिड, अरे बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा बेटे, MgBr, और ये H प्लस और OH माइनस देगा, तो OH माइनस जाके मैग्नीशियम पे जुड़ेगा, तो इसको आप जानते हो, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो ये है बेटे आप लोगों का नेक्स्ट प्रिपरेशन का पार्ट, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग
बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, पेपर में कैसे पूछा जाता है ये, पेपर में कैसे पूछी जाती है? पेपर में क्वेश्चन यूं आएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन यूं आएगा कि मिथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करो एसिटिक एसिड में, कन्वर्ट करो, कन्वर्जन आएगी पेपर में, मिथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करो, मिथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करो एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और किसको कन्वर्ट करना है? मिथाइल ब्रोमाइड को। मतलब एक कार्बन बढ़ा के मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, एक कार्बन ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए एज कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड। तो करना क्या होगा? अभी करना क्या होगा? सबसे पहले मैं रिएक्शन करवाऊंगा मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ। देखो जरा ध्यान से, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, और आगे आप लोग जानते हो फिर एसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा। तो मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन पहले मैग्नीशियम के साथ करवा के उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे, देन आफ्टर द रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये इस तरीके से कन्वर्जन भी पेपर में पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो जो नेक्स्ट है आप लोगों का वो है 6th प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। फ्रॉम नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड से, और किससे? एमाइड से। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। लो जी बच्चों, 6th प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, इससे बनाना है हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्राइल मतलब जैसे मैंने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या नाम है? मिथाइल साइनाइड। अरे क्या नाम है? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड बोल दो आप, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल बोल दो, एसीटोनाइट्राइल बोल दो। लो क्या बोल दो? एसीटोनाइट्राइल बोल दो, मिथाइल साइनाइड बोल दो। बेटे कुछ नहीं, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर दो। पहले तो बनेगा इसका एमाइड, पहले क्या बनेगा? एमाइड। और एमाइड जानते हो आप क्या होता है? C डबल बॉन्ड ONH2। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? एमाइड बोला जाता है। एमाइड 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 बोला जाता है, ठीक है भाई। पहले तो इसका बनेगा एमाइड, एमाइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे साइनाइड का अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं, साइनाइड का अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं तो पहले उसका एमाइड बनेगा, उतने ही कार्बन का, जितने कार्बन का साइनाइड था उतने ही कार्बन का एमाइड बन जाएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे? एमाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगा अगर मैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में। आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो आप इसका, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ 2 कार्बन। यहाँ से क्या निकलेगा? अमोनिया निकल जाएगी NH3। अरे अमोनिया निकल जाएगी ना, NH3 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अरे समझ रहे हो, यहाँ हीटिंग करनी पड़ती है, ध्यान रख लेना, यहाँ हीट करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो ये रिएक्शन थी बच्चों, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। बस एक चीज और है, देखो एसिडिक कंडीशन दे दी, अब ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है। कई बार क्या होता है कि बेसिक हाइड्रोलिसिस दे दिया, मान लो इसका हाइड्रोलिसिस अगर मैं बेसिक कंडीशन में करता, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस बेसिक कंडीशन में करता तो क्या होता? मतलब यहाँ दे दिया डाइल्यूट NaOH दे दिया, डाइल्यूट NaOH। अरे बेटे मैंने अगर लिखा था ना H+ विद वाटर, इसका मतलब क्या है? आप ये मान सकते हो कि यहाँ क्या दिया? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड दिया है। अब डाइल्यूट बेस दे दिया, अब देखो वाटर ने ही काम करना है, वाटर पहले इसको एमाइड में कन्वर्ट करेगा, और फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी, जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन जाएगा, लेकिन क्या बनेगा? पहले सोडियम सॉल्ट, पहले बनेगा सोडियम सॉल्ट।
अरे समझ रहे हो ना, पहले बनेगा यहाँ पे सोडियम सॉल्ट, और वही बात है सोडियम सॉल्ट से फिर आगे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहता हूँ तो आप लोग जानते हो डाइल्यूट एसिड डाल दो, उसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। तो अगर बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करवाता हूँ तो पहले उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, और उसके बाद आप उसका क्या कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एमाइड का भी हाइड्रोलिसिस कर दो, एमाइड में पानी डाल दो तो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइल में पानी डाल दो तो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन थी आप लोगों की कार्बोक्सिलिक एसिड की। यहाँ पे खत्म हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन यहाँ हो जाती है खत्म। अब हम पढ़ते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ा छोटा सा ही यूनिट है, इतना कोई लेंथी नहीं है, सारी की सारी रिएक्शंस बहुत आसान है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। लो भाई आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली आप लोगों को मैं दो तीन तरीके की रिएक्शन पढ़ाऊंगा। एक तो रिएक्शन वो पढ़ा रहा हूं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा। दूसरी रिएक्शन वो पढ़ा रहा हूं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन OH। और तीसरी रिएक्शन मेरे को पढ़ानी है जिसमें एक ये अल्फा कार्बन के ऊपर रिएक्शन होगी। अल्फा कार्बन समझ रहे हो, जैसे मैं लिख देता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के ऊपर रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन कौन सी होगी, HVZ रिएक्शन। यहाँ कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, HVZ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है भाई बच्चों, तो शुरू करते हैं विद द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, विद द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जहाँ से टूटेगा, देखो भाई बच्चों क्या पढ़ना है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में। लो फर्स्ट जो प्रिपरेशन है, फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ये जिसके अंदर ये बॉन्ड टूटेगा। अब एक बात सोचो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दिखा रहा है इसके किस नेचर को, एसिडिक कैरेक्टर को, एसिडिक नेचर को ये इसके शो कर रहा है। देख लो ना, मैंने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे रहते हैं लोन पेयर, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, क्या निकलेगा यहाँ से H+ निकलेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस आएगा और निकल जाएगा H+। तो ये बनेगा क्या, एसीटेट आयन, ये बनेगा एसीटेट आयन। ये क्या था, एसिटिक एसिड, ये था एसिटिक एसिड। तो ये जो एसीटेट आयन है ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, ठीक है ना, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, तो जिसकी वजह से बड़ी आसानी से ये इसमें टूट जाएगा और H+ आयन दे देगा, H+ आयन दे देगा। अगर कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड आसानी से H+, ये इसका एसिडिक नेचर क्यों होता है, इतना आसानी से H+ क्यों दे देता है, आप लोग ये बोल सकते हो कि जो एसीटेट आयन बनेगा उसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगी बेटे, CO- डबल बॉन्ड O। लो ठीक है, इसमें भी करके देखो रेजोनेंस, जब मैं इसमें रेजोनेंस करता हूँ तो क्या होता है क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनेगा, CH3 कार्बन O-, ऑक्सीजन पे प्लस आया भाई और इधर आ गया H। यहाँ जब मैं रेजोनेंस दिखा रहा हूं ना तो यहाँ के रेजोनेंस में दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ चार्ज सेपरेशन हो रहा है, और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन होता है तो वो इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ रेजोनेंस में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा, सिंगल चार्ज ही पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे घूम रहा है, इन तीनों एटम्स पे घूम रहा है, और यहाँ इन तीनों एटम्स पे जब रेजोनेंस हो रहा है तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ तो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, यहाँ कोई चार्ज सेपरेशन का सिस्टम नहीं है।
पहली बात तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, यहाँ रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, पहला रीज़न। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि रेजोनेंस की वजह से ना ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बड़ी आसानी से यहाँ से H+ को रिलीज करेगा, बहुत आसानी से। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में बता चुका, तीनों में से अगर किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो बहुत आसानी से अगर अपना साइड वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, जैसे अब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो बहुत आसानी से ये H+ को यहाँ से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इसके H+ रिलीज करने की टेंडेंसी यहाँ बढ़ जाती है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये है एसिडिक नेचर का एक्सप्लेनेशन। अब इसमें क्या है, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूँ कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। पेपर में आते हैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन, वो डिस्कस करते हैं हम लोग, और उसके बाद बेटे आगे पढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन आया पेपर में, विच इज़ मोर एसिडिक, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, बताओ जी। डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड कितना आसानी से टूटेगा सर, डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड कितना आसानी से टूटेगा, ये बॉन्ड कितना आसानी से टूटेगा, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर इस चीज़ पे डिपेंड करता है। बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना स्ट्रॉन्गली ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जितना स्ट्रॉन्गली ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा उतना ही आसानी से H+ बाहर निकल जाएगा, और जितना आसानी से H+ बाहर निकलेगा उतनी ही ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये दिखाएगा +I इफेक्ट, ये दिखाएगा +I इफेक्ट, और +I इफेक्ट क्या होगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर धकेलेगा, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ धकेलेगा। और अगर ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू हो गए, अगर ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू हो गए, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ अभी, अगर ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू हो गए तो ऑक्सीजन इतना स्ट्रांगली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। अरे यहाँ से खींच रहा है ना ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से मिलने शुरू हो जाते हैं तो ऑक्सीजन इतना स्ट्रांगली इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींचेगा और यहाँ से H+ रिलीज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कम एसिडिक होगा और ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो कि +I इफेक्ट दिखा रहा हो। तो कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है और एसिटिक एसिड कम एसिडिक है। लो ठीक है, एक तो हुआ ये क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है, पेपर में भी आया है, तो ये पढ़ लेना आप लोग। और कई बार देखो कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है कह रहा है, एसिटिक एसिड में और क्लोरो एसिटिक एसिड में। लो एसिटिक एसिड में इसका नाम है एसिटिक एसिड और इसका नाम है भाई क्लोरो एसिटिक एसिड। दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। अब देखो यहाँ मैं बता चुका आप लोगों को कि ये तो +I इफेक्ट दिखाएगा, ये यहाँ दिखाएगा +I की वजह से कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन आगे ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचेगा और यहाँ से H+ निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि दिखाएगा -I इफेक्ट, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। क्लोरीन क्या दिखाएगा, -I दिखाएगा, तो इन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा। तो फिर आगे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, फिर कार्बन किससे खींचेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ऑक्सीजन फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से H+ निकलना हो जाएगा आसान। तो यहाँ -I इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, तो क्या रिजल्ट मिला,
क्या हम लोगों को बात समझ आई? हम लोगों को ये बात समझ आई कि अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर लगा हुआ है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो एसिडिक नेचर को या एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो कार्बन ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा और यहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा। और अगर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देने में लगा हुआ है कार्बन को, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हुए तो ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन के पास एक्सेस हुई तो ऑक्सीजन बोलेगा हाइड्रोजन भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख, यहाँ से H+ निकलना मुश्किल हो जाएगा। और तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा। लो जी, इसका एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। बस इतना सा ही डिफरेंस है। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। लो, इसमें बताओ, फ्लोरोएसिटिक एसिड फर्स्ट, देन इज क्लोरोएसिटिक एसिड सेकंड, और थर्ड इज ब्रोमोएसिटिक एसिड। कौन ज़्यादा एसिडिक है? देखो, सोचो, फिर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। देखो, -I लगाएगा, ये भी लगाएगा -I, ये भी क्या लगाएगा? -I। लेकिन -I का जो ऑर्डर है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा -I लगाएगा, क्लोरीन उससे कम -I लगाएगा, ब्रोमीन उससे कम -I लगाएगा। -I इफेक्ट घटता जा रहा है इधर से इधर जाते हुए। सबसे स्ट्रॉन्ग -I लगाएगा फ्लोरीन, तो बड़ी आसानी से H+ को कौन निकालेगा? फ्लोरीन की वजह से H+ बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो पहले वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम -I लगा रहा है क्लोरीन। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? क्लोरोएसिटिक एसिड की। इसका -I इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि इन दोनों का होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम हो जाएगी। थर्ड आ जाएगा ब्रोमोएसिटिक एसिड। ठीक है जी, तो ये था ब्रोमोएसिटिक एसिड, लास्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, एक यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट आता है बेटे, पेपर में पूछ लिया जाता है ऑर्थो इफेक्ट, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। ऑर्थो इफेक्ट और डिस्कस करते हैं। ऑर्थो इफेक्ट क्या है? ऑर्थो इफेक्ट देखो जरा, ये कहता है, बेंजोइक एसिड की बात कर रहा हूं बेटे मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं अभी। यहां कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, उसके दो तरीके के नेचर हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। अगर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और H+ आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये बात मैं अभी आप लोगों को बता चुका। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की। और अगर डोनेटिंग लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है डोनेटिंग, अगर लगा हुआ है बेटे डोनेटिंग, तो वो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, डोनेट करेगा और डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से आ रहे हैं तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, और यहाँ से H+ निकलना मुश्किल हो जाएगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ आई आप लोगों को? अब ऑर्थो इफेक्ट क्या है? ऑर्थो इफेक्ट क्या है? ये कह रहा है कि अगर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो
चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता ही है कि विड्रॉइंग तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये बेंजोइक एसिड था, इसके ऑर्थो पोजीशन पे मैं एक ऐसा ग्रुप लगा देता हूं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। यहां अगर ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो H+ यहां आसानी से बाहर निकल जाएगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो यहाँ ऑर्थो पे ग्रुप आएगा, अब जो ये कंपाउंड बना इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो विड्रॉइंग का तो हम लोगों को केस पता है, लेकिन डोनेटिंग वाला तो उल्टा काम करता है ना। डोनेटिंग वाला तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो अगर डोनेटिंग आ रहा था यहाँ पे, तो डोनेटिंग वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सिंपल बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में तो कम होनी चाहिए ना। डोनेटिंग वाले की अगर यहाँ डोनेटिंग आ रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में तो कम होनी चाहिए ना। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि भाई ऑर्थो पोजीशन पे कोई मैटर नहीं करता। बेंजोइक एसिड के केस में चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की हमेशा ज्यादा रहेगी। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid will be more acidic, as compared to the benzoic acid, whether the group is electron withdrawing group और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चाहे जो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, चाहे विड्रॉइंग है चाहे डोनेटिंग है, यहां वो मैटर करता ही नहीं। हमेशा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सिंपल बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में, बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में, नॉट सिंपल, बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। याद रखना ये बात, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में। चाहे वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, दैट डजंट मैटर। ध्यान रखना। एक क्वेश्चन करवाता हूं, उससे ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, और फिर हम लोग मूव करेंगे आगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। लो भाई बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन इस पे, ऑर्थो इफेक्ट पे। लो, एक दिया है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्या नाम है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फर्स्ट। सेकंड मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सेकंड। सेकंड इज मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। थर्ड वन इज, तीसरा कौन सा है भाई बच्चों, थर्ड देखना, थर्ड है बेंजोइक एसिड ले लो आप, चलो पैरा ले लो, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ले लो थर्ड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको बोलूंगा मैं, ये सेकंड हो गया, और ये कौन सा है, थर्ड, एंड द लास्ट वन इज बेंजोइक एसिड। फोर्थ वन इज बेंजोइक एसिड। कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाओ, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करो। देखो भाई बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो OH ग्रुप है
वो कैसा इफेक्ट दिखाता है, OH ग्रुप। ये जो OH ग्रुप है ये कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है? एक तो दिखाता है प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस दिखाएगा, और रेजोनेंस में रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, डोनेट। अगर डोनेट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। और एक दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, माइनस आई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, माइनस आई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अगर खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो एक तो माइनस आई दिखा रहा है, एक प्लस आर दिखा रहा है। और आप लोग जानते हो कि प्लस आर इफेक्ट के ऊपर डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां जितना प्लस आर दिखाएगा यहां भी उतना ही प्लस आर दिखाएगा। मेटा पे रेजोनेंस नहीं दिखाता, कभी भी याद रखना, मेटा पे सिर्फ दिखाएगा माइनस आई। पैरा पे प्लस आर भी दिखाएगा और माइनस आई भी दिखाएगा, दोनों ही दिखाएगा। तो ये तो क्लियर है, ये तो हम लोगों को क्लियर है कि ऑर्थो को अगर मैं कंपेयर करता हूं, ऑर्थो को अगर मैं इस सिंपल बेंजोइक एसिड से कंपेयर करता हूं, चाहे कोई भी इफेक्ट दिखा रहा है, ऑर्थो पे ग्रुप जब आ रहा है बेंजोइक एसिड में, चाहे कोई भी इफेक्ट दिखा रहा है, चाहे प्लस आर दिखा रहा है, चाहे माइनस आई दिखा रहा है, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सिंपल बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में तो ज्यादा रहेगी। मतलब फर्स्ट फोर्थ के कंपैरिजन में तो ज्यादा एसिडिक है, जो फर्स्ट वाला है वो फोर्थ के कंपैरिजन में तो ज्यादा एसिडिक है। अब फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं। देखो यहां रेजोनेंस नहीं लग रहा, यहां रेजोनेंस नहीं लग रहा, रेजोनेंस तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा और माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब यहां जब रेजोनेंस लग ही नहीं रहा, यहां नहीं लग रहा, यहां लग रहा है, यहां नहीं लग रहा, तो रेजोनेंस का तो यहां पे हम एक दूसरे का कंपैरिजन इनका रेजोनेंस के बेसिस पे तो करेंगे नहीं। किसके बेसिस पे करेंगे? माइनस आई के। तो यहां और माइनस आई डिस्टेंस के साथ साथ घटता जाता है। यहां माइनस आई ज्यादा लगेगा, यहां माइनस आई कम लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां माइनस आई ज्यादा लगेगा, यहां माइनस आई कम लगेगा। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में कम ज्यादा होगी। ऑर्थो वाले की ज्यादा होगी, मेटा वाले की कम होगी। यहां माइनस आई कम लगेगा, यहां माइनस आई ज्यादा लगेगा। माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, तो ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा और मेटा वाला उसके कंपैरिजन में कम एसिडिक होगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा, मेटा वाला उसके कंपैरिजन में कम एसिडिक होगा। अब मेटा और बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? बच्चों ये माइनस आई दिखा रहा है और माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, तो मेटा वाला बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होगा, मेटा वाला बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होगा, मेटा वाला बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये फोर्थ से भी ज्यादा एसिडिक होगा। देखो ऑर्थो वाला तो बेंजोइक एसिड से एसिडिक ज्यादा एसिडिक था ही, ऑर्थो वाला मेटा वाले से भी ज्यादा एसिडिक हो गया, मेटा वाला बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। अब देखो इन दोनों का कंपैरिजन करना है भाई, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो जरा, यहां प्लस आर भी लग रहा है, माइनस आई भी, लेकिन बच्चों पैरा पोजीशन पे माइनस आई ना के बराबर लगेगा। इतना ज्यादा डिस्टेंस हो गया इनके बीच में, यहां माइनस आई का तो इतना ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं। लेकिन रेजोनेंस डिस्टेंस के साथ साथ नहीं घटता या बढ़ता, डिस्टेंस का रेजोनेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना रेजोनेंस यहां लग रहा था ना, उतना ही रेजोनेंस यहां लग रहा है, उतना ही रेजोनेंस यहां लग रहा है। तो रेजोनेंस एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम कर रहा है, रेजोनेंस एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम कर रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा की बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में कम हो जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस। तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा कौन सा? पैरा वाला, थर्ड। तो ये ऑर्डर रहेगा बेटे, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर करके हम लोगों को देखना है। आगे पढ़ते हैं। देखो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, COH बॉन्ड की क्लीवेज की बात करूंगा। देखो ये जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है ये भी आप लोगों को पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। ये
इनसे रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी आप लोग पहले पढ़ चुके। अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों को कार्बन OH बॉन्ड तोड़ना है। पहली रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ इसमें, पहली रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ, सीधा लिख देता हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। लो, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का यही बॉन्ड टूटता है। देखो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH। मैं कितनी बार समझा चुका आप लोगों को कि बेटे जब भी एस्टर बनता है ना, जब भी एस्टर बनता है, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं सामने से अल्कोहल ले लेता हूँ C2H5OH। बच्चों को ये लग रहा होता है कि क्योंकि एसिड है तो ये तो H+ देगा और अल्कोहल का OH जाएगा। नहीं नहीं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुन लो। एसिड का H+ नहीं जाएगा, आप समझ रहे हो कि एसिड का H+ जाएगा और अल्कोहल का OH जाएगा तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एस्टर। नो, ऐसा नहीं है। एसिड का OH जाएगा, एसिड का OH जाएगा और अल्कोहल का H जाएगा और रिएक्शन होगी कौन सी कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में। तो इसका तो OH जाएगा और इसका H+ जाएगा, तो क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका OH गया और इसका H गया तो वाटर निकल गया ना, वाटर निकल गया। अब इसका OH और इसका H तो बचा क्या, OC2H5। तो क्या बन गया, इथाइल एसीटेट बन गया, ये बन गया इथाइल एसीटेट और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। लो, तो अब इस फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के अंदर अगर मैं देखूं तो कौन सा बॉन्ड टूटा है, कार्बन OH बॉन्ड टूटा है, कार्बन OH बॉन्ड की क्लीवेज हुई है। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर हम कार्बन OH बॉन्ड की क्लीवेज पढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में भी बेटे देखो, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड कैसे होगा, एनहाइड्राइड कैसे बनेगा। ये देखो ना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको मैं यूं लिख देता हूं और मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, हीट कर दिया और P2O5 की प्रेजेंस में एनहाइड्राइड बनाया था थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी देर पहले ही बनाया था जब हम एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। तो बेटे देखो यहाँ से ये सिचुएशन होती है, इसका H और इसका OH। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कार्बन OH बॉन्ड टूटा है ना, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कार्बन OH बॉन्ड टूटा है, तो इसका OH और इसका H, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, बताया भी था आप लोगों को, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन आगे जाके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ तो आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोला जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी। तीसरी प्रिपरेशन, नॉट प्रिपरेशन सॉरी, तीसरी रिएक्शन इसमें आप लोगों को अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ाई थी, याद होगी आप लोगों को। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ और SOCl2 के साथ। देखो याद आ जाएगा, अभी याद आ जाएगा। मैंने ले लिया CH3 CH2OH OH। अभी मैंने अल्कोहल लिखा है, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभी बता रहा हूँ, PCl3 के साथ रिएक्शन करवाई थी तो OH को रिप्लेस कर दिया था Cl ने, क्या बन गया था CH3 CH2Cl। या मैं करवा रहा था PCl5 के साथ तो भी Cl ने किसको रिप्लेस कर दिया था, OH को। या मैं किसके साथ करवा रहा था, SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो भी OH को रिप्लेस कर दिया था किसने, Cl ने। ठीक है, तो बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड की भी सेम कहानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी सेम ही कहानी है, उसमें भी रिएक्शन कुछ यूं ही होगी, ऐसे ही रिएक्शन होगी। कैसे होगी ये देखो, मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH और सामने लिख दिया PCl3, तो Cl रिप्लेस करेगा OH को तो बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। लो भाई, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से बन गया एसाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड बोल दो आप इसको। ठीक है, और ये क्या बनेगा बाकी, H3PO3।
H3PO3। अरे 3 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। मैं आप लोगों को ये सारी कहानी पहले बता चुका अल्कोहल में। और मैंने ले लिया एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कर दो। PCl5 के साथ रिएक्शन होने पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। वही बात है, समझ रहे हो आप लोग? बड़ा ही आसान है, कुछ भी तो नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। वहाँ क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस एसिड, वहाँ बन जाएगा फॉस्फोरस एसिड। और यहाँ क्या क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक तो HCl और एक बनेगा POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और अगर मैं इसी की रिएक्शन करवा देता हूँ थायोनाइल क्लोराइड के साथ, अगर मैं इसी की रिएक्शन करवा देता हूँ SOCl2 के साथ, तो होगा क्या, Cl रिप्लेस करेगा OH को, तो क्या आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस Cl रिप्लेस करेगा OH को, ये H और एक Cl बच गया, क्या निकलेगा HCl प्लस SO और ये ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। लो भाई, ये हो गई रिएक्शन एक बार, ठीक है। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, ठीक। ये थी थर्ड रिएक्शन जिसके अंदर COH बॉन्ड टूटता है। फोर्थ पढ़ाता हूँ, फोर्थ, बस ये लास्ट है। ये फिर सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और फिर हम लोग मूव करेंगे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो जरा, अमोनिया के साथ फोर्थ, हम लोग 3 पढ़ चुके, फोर्थ है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो ये ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दी बेटे मैंने। अगर मैंने करी अमोनिया के साथ रिएक्शन तो बनेगा पहले अमोनियम एसीटेट, बनेगा अमोनियम एसीटेट। ये देखो ना, लोन पेयर बेस है, लुईस बेस है, यहाँ से H प्लस लेगा तो अमोनियम एसीटेट बनेगा। क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। और अमोनियम एसीटेट बना तो हीट कर दो बेटे, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। हीट कर दो, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कैसे, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, NH2। अरे बचेगा क्या, NH2, और NH2 इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। क्या बनेगा, एमाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, एमाइड, एसिटामाइड बन गया एसिटामाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिटामाइड बन गया, ठीक है। तो ये थी आपकी नेक्स्ट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, HVZ रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज की लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटे, HVZ रिएक्शन। और इसके बाद आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा खत्म, बस यही था कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कुछ नहीं है। थर्ड रिएक्शन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, HVZ रिएक्शन। क्या नाम है, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, ये दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और कोई भी हेलोजन दे दिया, साथ में दे दिया रेड फॉस्फोरस। हेलोजन मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, और साथ में दे दिया रेड फॉस्फोरस। अब ध्यान रखना यहाँ क्या होगा, ये अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन करेगा। C डबल बॉन्डेड O कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन पे हेलोजिनेशन करेगा। इसका एक हाइड्रोजन हटाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH2Cl C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसका H और इसका एक Cl क्या निकल गया, HCl। ये था एसिटिक एसिड,
अरे ये था एसिटिक एसिड, ये क्या होगा अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन यहीं रुक जाए अगर मैं इसका 1 मोल लूं तो, अगर मैं क्लोरीन का 1 मोल लूं तो। लेकिन अगर मैं 1 मोल से ज्यादा लेता हूं तो दोबारा से अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन होगा, दोबारा से अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन होगा। एक हाइड्रोजन और हटेगा, उसकी जगह क्या आएगा, दूसरा Cl आएगा। एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, दूसरा Cl आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे क्लोरो एसिटिक एसिड या अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। मैं दोबारा Cl2 रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवा देता हूं तो क्या होगा, क्लोरीनेशन दोबारा अल्फा पोजीशन पे करो तो ये आएगा Cl2CH, एक हाइड्रोजन और हट गया Cl2CH, C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या बोला जाएगा भाई, इसको बोला जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसको बोला जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। और यहाँ से निकलेगा HCl, यहाँ से निकलेगा HCl, इसका Cl और इसका एक और HCl का दूसरा मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अगर अभी भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन बचा हुआ है, अगर अभी भी मैं रिएक्शन करवा देता हूं Cl2 विद रेड फास्फोरस तो भाई तीसरी बार हैलोजिनेशन होगा और यहाँ आएगा Cl3C। अरे 3 क्लोरीन और ये कार्बन, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन हट गया ना, और आएगा C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोला जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसको बोला जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ये Cl ने इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया तो CCl3 C डबल बॉन्ड OH आ गया तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया और एक और HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये H और दूसरा ये Cl, तो HCl बाहर निकल गया। तो क्लोरो एसिटिक बोल दो, देखो क्लोरो एसिटिक एसिड बोल दो या अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बोल दो, वो कोई चक्कर नहीं है। इसको क्या बोल दोगे, अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलोगे, अल्फा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, या सीधा बोल दो क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस रिएक्शन को बोला जाएगा HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। बच्चों याद रखना, इसको नोट कर लो पहले, फिर बताता हूँ लास्ट में क्या है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको उतार लो और पेपर में पूछी जाती है कई बार क्या है बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये अल्फा पोजीशन है, ये है अल्फा पोजीशन और सामने मिल गया आप लोगों को Cl2 विद रेड फास्फोरस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन कर दोगे जो अभी बताया आप लोगों को, Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH, HVZ रिएक्शन कर दोगे, HVZ कर दोगे। लेकिन अगर इसके साथ HI विद रेड फास्फोरस आ गया तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, ये एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, याद रखना। HVZ तो ये हो गई, लेकिन अगर HI के साथ रेड फास्फोरस आ जाता है तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तब ये इसका एल्केन बना देगा, यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटाएगा, इस ऑक्सीजन को हटाएगा और इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा, तब यहाँ ये एल्केन बनाएगा CH3 दो कार्बन का एल्केन बना देगा, क्या, इथेन बना देगा। ठीक है, ध्यान रखना HI विद रेड फास्फोरस क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर मैंने ले लिया Cl2 विद रेड फास्फोरस तो वो अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन करेगा। तो ये था बेटे आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो डाउट मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और 2 या 3 दिन के अंदर मैं बायोमोलिक्यूल्स की PDF आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, उसको डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकलवा लो, मैं यहाँ पे समझा दूंगा और नोट्स आपके पास होने चाहिए जिस टाइम आप लोग क्लास लगा रहे हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।